Okay. So we came up with an idea of average deviation. जहां हमने सारे डेविएशन की पॉजिटिव वैल्यू लेकर we divided by n, एंड इससे हम आइडिया लगा सकते हैं बहुत हद तक कि डेटा जो है क्या क्या, फिर से पूछो। डेविएशन का मतलब था इसे। डेविएशन का मतलब जो मीन वैल्यू है ना, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहे हैं, है ना, जो मीन और जो एवरेज हम निकाल रहे हैं, वी आर सेइंग दैट कि डेटा इज मूविंग अराउंड दिस वैल्यू, बट एग्जैक्टली डेटा इज नॉट दिस वैल्यू ऑलवेज, वो कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। तो जो डेविएशन है, जैसे मान लो कि एवरेज 5 है और डेटा कभी 4 है, कभी 8 है, कभी 3 है, कभी 1 है, कभी 9 है, तो और कभी 5 भी हो सकता है। तो इस केस में डेविएशन क्या है, जैसे इसमें -1 का डेविएशन है, इसमें +3 का डेविएशन है, इसमें -2 का डेविएशन है, इसमें -4 का डेविएशन है, इसमें +4 का डेविएशन है। ऐसे हम डेविएशंस निकालते हैं। आइडियली इफ दिस इज द एवरेज, तो ऑल डेविएशन विल सम्स अप टू 0। ठीक है, सारे डेविएशन का सम 0 हो जाएगा। बट अगर हम डेविएशन की पॉजिटिव वैल्यू केवल लें, तो हम डेविएशन के टोटल को निकाल के उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक आइडिया लग सकता है कि हाउ मच डेटा इज डेविएटिंग इन जनरल। इज इट ओके? यस सर। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ डेविएशन एक्चुअली मेक्स यू अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट मोर, और प्रोडक्ट या किसी भी डेटा के बारे में, देन विदाउट डेविएशन। जैसे मैं बोलूँ कि मैं टायर खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, एंड दुकानदार बोलता है कि दिस ड्राइवर विल गो ऑन एवरेज, दिस टायर जो है इसकी परफॉर्मेंस है 40,000 किलोमीटर की है। मतलब लाइक आफ्टर 40,000 किलोमीटर यू माइट, मतलब यू विल हैव टू चेंज द टायर। तो आप उस पर विश्वास तो करोगे नहीं, बिकॉज नॉट ऑल टायर विल गो 40,000। तो ये लास्ट की व्हाट इज द डेविएशन। अब दो टायर की कंपनी है और इफ दे आर सेइंग, एक बोलता है कि 3,000 का एवरेज डेविएशन है, 3,000 किलोमीटर का एवरेज डेविएशन है, और एक टायर वाला अगर बोलता है कि 10,000 किलोमीटर का एवरेज डेविएशन है, तो विच वन इज अ गुड बाई, मतलब तुम अगर तुम कस्टमर होगे तो किसको खरीदोगे? बोलो। सर जिसका डेविएशन कम है। हाँ, जिसका एवरेज डेविएशन कम है, क्योंकि आपको हाँ। पता है कि दिस इज मोर क्लोज टू 40,000, मतलब ये आप इतना पर श्योर हो सकते हो। बट 10,000 वाले में यू, मतलब यू माइट गेट हायर वैल्यू ऑल्सो, हायर परफॉर्मेंस ऑल्सो, लेकिन हायर, आपको पता है कि हायर परफॉर्मेंस, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके वाले में ही हायर परफॉर्मेंस मिले, यू माइट गेट वेरी लो परफॉर्मेंस ऑल्सो, आपका 20,000 पे भी खत्म हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि डेविएशन जो है, इट गिव्स यू एन आइडिया कि ऑन एवरेज कितना डेविएट कर रहा है डेटा। बट डिस्पाइट दिस मेजरमेंट, जो कि बहुत अच्छा मेजरमेंट था, कि हमने सारे डेविएशंस की पॉजिटिव वैल्यू लेकर, सारे डेविएशंस की पॉजिटिव वैल्यू, और ये मोड का साइन मैं लगा रहा हूँ, दिस सजेस्ट की डेविएशन के पॉजिटिव वैल्यू को ही केवल ले रहे हैं, एंड उसको ऐड करके दिस साइन डिनोट्स एडिशन, और डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन कर दिए तो ये क्या हो गया, एवरेज डेविएशन हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस यस सर। हाँ, बट वैज्ञानिक लोग इससे खुश नहीं थे, मतलब जो मैथमेटिशियंस थे इससे खुश नहीं थे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसमें जैसे ऐसे रखो कि कोई डेटा है, जैसे मान लो जिसका एवरेज है 12, तो अगर इसके डेटा ऐसे हैं कि 11, 10, 13, 9 और 17, तो इसका डेविएशन कितना कितना हो गया, मान लो कि ऐसा कुछ डेटा है, तो इसमें डेविएशन कितना हो गया, -1, और इसका अगर हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे तो 1 होगा, है ना। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेविएशन मोड लगा के। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, इस तरह का डेविएशन है। तो लोगों ने बोला कि अगर हम एवरेज डेविएशन निकालेंगे, तो एवरेज 1 और 5, मतलब एवरेज डेविएशन में 1 और 5 का सही
इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज दिस इज लो वैल्यू और दिस इज वेरी हाई वैल्यू। तो इसलिए मतलब यू डोंट हैव टू एक्चुअली रिमेम्बर दिस रीजन अंटिल यू आर गोइंग फॉर रिसर्च। मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर, बिकॉज पूरे इंडियन मतलब नॉट इंडियन ऐसा मैं बोलूँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी बहुत सारे टीचर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इवन टीचर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वाई वी आर स्क्वायरिंग द डेविएशन फर्स्ट। जैसे अगर तुम देखोगे कि उन्होंने बोला कि नया डेविएशन का मेजरमेंट ऐसे निकालेंगे कि हम डेविएशन को पहले स्क्वायर करेंगे और सारे डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, जैसे मतलब इसका 1, इसका 4, इसका 9, इसका 9, सॉरी ये तो 1 ही था ना, इसका 1, इसका 9 और इसका 25, और फिर इसका सम करेंगे, है ना, और डिवाइडेड बाय n करेंगे। पहले तो ये डेवलप किया उन्होंने, इसका नाम दिया वेरिएंस। अब याद रहेगा शब्द में, मतलब अगर शब्दों में पूछूं कि वेरिएंस क्या है तो क्या बोलोगे? टेल मी, इफ आई विल आस्क यू इन वर्ड्स कि टेल मी व्हाट इज वेरिएंस, तो क्या बोलोगे बताओ अंकिता? स्क्वायर ऑफ डेविएंस। नहीं, तुम उसको ऐसे बोलोगे कि कोई भी डेटा है उसके मीन वैल्यू से सारे डेविएशंस का स्क्वायर का एवरेज। मतलब डेविएशन का स्क्वायर निकाल दिया और फिर उसका एवरेज निकाल दिया। देखो हमने क्या किया है, सारे स्क्वायर का सम करके उसको n से डिवाइड कर दिया है जितने भी डेटा है। तो डेविएशन ऑल एवरेज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन इज वेरिएंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको भी? सर एक क्वेश्चन है, तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मतलब मीन होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए बस? हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होने चाहिए, तुम्हें सारे डेटा होने चाहिए। केवल नंबर ऑफ टर्म्स से कैसे निकालोगे अगर तुम्हें टर्म्स भी नहीं है? जैसे अगर टर्म्स है, जैसे तुम्हारे पता है कि जैसे एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है, एक x5 है, ये अलग अलग टर्म्स होने चाहिए। इसका तुमने मीन निकाल लिया, जिसको तुमने ऐसे निकाला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। ये निकला क्या तुम्हारा बताओ? ये हो गया एवरेज x बार। ठीक है, अब सारे टर्म्स को, सारे टर्म्स का जैसे मतलब माइनस एक्स बार, माइनस एक्स बार, माइनस एक्स बार, पॉजिटिव निकले नेगेटिव निकले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर करना ही है ना। अब ये सारा डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आपका हो गया डेविएशन 1, डेविएशन 2, डेविएशन 3, डेविएशन 4, डेविएशन 5, एंड देन यू विल स्क्वायर दीज। सबको स्क्वायर करोगे, d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, d3 स्क्वायर, और फिर उसका एवरेज निकालोगे। बात समझ में आ गई? सर अगर हमें स्टैंडर्ड डिविजन दिया हुआ है स्टैंडर्ड तो डेविएशन पे मत जाओ ना, अभी हम कहाँ, अभी तक हमने अपने लेक्चर में बात की स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में? नहीं नहीं सॉरी। तो फिर अभी तुम इतने पे, मैं जिस तरह से फ्लो में चल रहा हूँ उससे चलो, बिकॉज दिस रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। अगर मान लो तुम्हें 4 डेटा दे ही दे और बोले कि इसका वेरिएंस निकालो, क्या करोगे? दिस कैन बी ए क्वेश्चन, कई बार पूछ देता है। 5 डेटा दे दे तो उस पांचों डेटा को तुम ऐसे लिख लोगे, फिर उसका एवरेज निकाल लोगे, फिर एवरेज से डिफरेंस देख लोगे, फिर डिफरेंस का स्क्वायर कर लोगे, और उसको सारे उसके डिफरेंस के स्क्वायर को ऐड करके, डी का स्क्वायर ऐड करके उसको 5 से या नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दोगे तो वेरिएंस निकल जाएगा। तो अभी क्या है कि ये जो वेरिएंस निकला है ये भी एक तरह का डेविएशन का ही मेजर है, बट यहाँ पे तो यूनिट का स्क्वायर हो गया ना। जैसे मान लो हम मीटर में कुछ मेजर कर रहे हैं तो वेरिएंस का मेजरमेंट क्या होगा? मीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो इसको फिर क्या करो कि इसको रूट कर दो, मतलब अगर हम सेम यूनिट में लाना चाहते हैं तो सेम वेरिएंस को रूट कर दे रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया कि सिग्मा ऑल द डेविएशंस का स्क्वायर का मतलब सम डिवाइडेड बाय n, और इसको मैंने रूट कर दिया। ठीक है, ऑल्दो एक और ये काम करते हैं, जब बड़ा सेट ऑफ डेटा होता है या सॉरी छोटे सेट्स ऑफ बड़े सेट्स ऑफ डेटा होते हैं, छोटे आप बड़े मतलब एक नॉर्मल 10 के बाद या 15 के बाद ऐसा करते हैं, ये n-1 भी कर देते हैं। ऑल्दो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट राइट नाउ, अभी तो तुम ऐसे ही चलो कि डिवाइडेड बाय n मतलब वेरिएंस का रूट ले लिया। तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने सबसे अच्छा मेजरमेंट माना डेविएशन का, एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड
स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग अब समझ में आया यहाँ क्यों है? हम बोलते हैं ना कि ये प्रोडक्ट बहुत स्टैंडर्ड है, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो ये स्टैंडर्ड वर्ड का यूज इस डेविएशन के साथ यही इसलिए किया गया है कि ये जो मेजरमेंट है आपका डेविएशन का, दिस इज द बेस्ट मेजरमेंट, और दिस इज व्हाट, ये रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, तो अगर अब आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो रूट वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर, ऐसे करके 4 ऑप्शंस भी आपको दे सकता है। बट अब आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। एंड सी, मतलब I'll upload this lecture also, and I have already uploaded 2 lectures of stats there in YouTube, और ड्राइव में भी हो सकता है, तो आप उसको भी जाके देख लेना, जिससे कि एक नॉर्मल फ्लो में आपको थ्योरी याद रहे, बिकॉज इससे अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मोस्टली थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो नाउ टू रिपीट इट, I'll say कि पहले हम डेविएशंस को रखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, उसका सम लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस का रूट अंडर लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक एक है, बार फिर से रिपीट करना। क्या? आपने जब भी बोला स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या? जैसे जैसे गया वैसे वैसे देखो ना, यहाँ पे पहले डेटा लिया, पहले सारा डेटा जो है वो एक जगह लिखा हुआ है, उसका मैंने एवरेज निकाला, एवरेज से डिफरेंस लिया तो डेविएशन निकले, डेविएशन का मैंने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करके उसको फिर सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म निकला इसको हमने बोला वेरिएंस। ठीक है प्रीत, बोलो। जी So सर। by D we mean difference, right? हाँ, डी इज डेविएशन बेसिकली, और डिफरेंस भी बोल दो उसको। The mean or value का difference, right? हाँ, मीन और वैल्यू का डिफरेंस, एग्जैक्टली। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो, किसने पूछा था अभी यस ये? ठीक है, तो चलो अब तुम्हें ये यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे वो सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे, कि मान लो x अगर है तो हाउ डू यू विजुअलाइज x, मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x कैन बी एज ऑफ द स्टूडेंट्स, x कैन बी द पॉकेट मनी ऑफ द स्टूडेंट्स, x कैन बी एनी डेटा जिसको आप देख रहे हो। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो x कैन बी नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली, x कैन बी नंबर ऑफ फ्रेंड्स व्हिच पीपल थिंक दे हैव। तो ऐसे करके तुम कई सारा जो भी रिसर्च करते हो ना, तो सिंगल डेटा होता है, तो उसकी एनालिसिस हम ऐसे करते हैं कि अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, उसका वेरिएंस चाहिए, उसको स्टडी करना हो, तो क्या क्या आपके पास टर्म्स हैं, उसका मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, है ना? इस तरह से आप एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इस तरह से आपने सिंगल वेरिएबल का आपने कवर किया। अब मान लो कि आपके पास 2 डेटा है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मतलब डेटा ऐसे कुछ ले सकते हैं आप, कि मैंने बोला कि एक एक्स लिया मैंने, जो एक्स और वाई, तुम लोग ऐसे न्यूज में पढ़ते होगे ना कि जो लोग ये ज्यादा खाते हैं उनको ये बीमारी कम हो सकती है, मतलब होने की वो होती है समझ लो, या फिर हाँ आप सर। अगर, हाँ मतलब उसमें क्या है कि 2 डेटा में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, जो कि मतलब ऐसे आपको पता नहीं है कि वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट। तो x मान लो, अब कैसे बताऊं मैं, जैसे ऐसे कर लेते हैं, x इज, जैसे ऐसे करो, x इज नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू अपीयर, और y इज द मार्क्स दैट यू गॉट इन टेस्टनेट। ठीक है, ऐसे मान लो कि मैं एक चाहता हूँ ये स्टडी करना और ये बताना अगले बार के बच्चों को कि मॉक कितना इम्पोर्टेंट है। तो या फिर हम ऐसे बताना चाहते हैं कि हाँ यही, तो जैसे मान लो कि मॉक से टेस्टनेट का स्कोर रिलेटेड है कि नहीं, अगर ये बताना चाहे, बट ये गड़बड़ रिजल्ट होगा, बिकॉज एवरीबॉडी विल बी हैविंग
अब मैं ऐसे सोचो, मैं बोलता हूँ कि तुम लोग 50 बच्चों ने सारे मॉक्स दिए, लेट से, चलो आई गॉट द गुड डेटा हियर, ठीक है, 50 बच्चों ने सारे मॉक्स दिए, बच्चों के मॉक्स का जो एवरेज है वो x है और उनका फाइनल टेस्टनेट स्कोर y है। तो मान लो कि somebody scored 50 on average in mock और उसका फाइनल स्कोर 70 है। somebody scores 60 on average on mock, उसका फाइनल स्कोर जो है वो 40 है। somebody scored 55, उसका फाइनल एवरेज स्कोर जो है वो 71 है, मतलब फाइनल टेस्टनेट स्कोर। इस तरह से मैंने एक एक मतलब सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स और फाइनल टेस्टनेट मार्क्स मान लो मैंने लिख दिया। अब नाउ इफ आई वांट टू आस्क यू कि बताओ मुझे कि एवरेज मॉक मार्क्स से फाइनल टेस्टनेट, मेरा कौन मेरे ही बात को रिपीट कर रहा है, अपने आप को म्यूट करो, अंशुला म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका ये रिलेटेड है कि नहीं, लाइक इफ आई एम आस्किंग यू इज एवरेज मॉक मार्क्स which is x is related to टेस्टनेट स्कोर। तो इसको अगर हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसमें भी हम दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो हम कोवेरिएंस निकालते हैं। कोवेरिएंस क्या होता है कि पहले एवरेज निकाल लो दोनों डेटा का अलग अलग, x बार और y बार, और फिर इनके सारे डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो x बार माइनस x1 जो मतलब पहला डेटा है यहाँ पे, इंटू y बार माइनस y1, फिर ऐड करो x बार माइनस x2, मतलब सारे डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन दोनों ही वेरिएबल का आपको, सॉरी, y बार माइनस y2, ऐसे करके प्लस करते चले जाओ x बार माइनस x3 into y bar minus y3. So what are you doing basically? You are multiplying all the deviations together and adding them out. और इसको डिवाइड कर दो n से, ठीक है। तो इसको अगर हम स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ x बार माइनस एक्स आई, मतलब कि सारे i की वैल्यू जितने भी x है वो सब ले लेना है, और y बार माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई n। इसको हम बोलते हैं क्या? कोवेरिएंस। याद रहेगा तुम लोग को? सर ये x बार क्या है? यार तुम कहाँ कैसे कंफ्यूज रहती हो? लास्ट क्लास से बोल रहा हूँ, जब बार लगाते हैं दैट इज मीन। ओके सर। हाँ, लिखते क्यों नहीं वहां पे कॉपी पे? मतलब मैंने बोला वहां पे कि एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे x के बहुत सारी वैल्यूज हैं तो उसके एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए x बार बोलते हैं, ठीक है। ओके कौन सर। था ये? प्रीत थी? यस सर। हाँ प्रीत, ध्यान से सुनो। अब यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? बताओ प्रीत, यस बताओ। सर। यस सर आ गया। हाँ, इसको बोलते हैं कोवेरिएंस, ठीक है। अब तुम्हें एक बेसिक रेंज बता देते हैं, तुमको याद रखना है। अब कोवेरिएंस की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 होते हुए इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है। मतलब बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और 0 भी आ सकता है। तो अगर ये 0 से बड़ी वैल्यू है तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कभी कभी, पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिवली रिलेटेड का क्या मतलब हुआ बताओ? कि x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, समझ रहे हो ना? इन जनरल यस सर। पॉजिटिवली रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि x कम है तो y भी कम होगा,
x ज्यादा है तो y भी ज्यादा होगा, हर बार नहीं लेकिन मोस्टली डेटा यही सजेस्ट करता है, ऐसा आप बोल सकते हो। मतलब रेफरेंस ले रहे हैं ना, इन्फरेंस ले रहे हैं। अगर 0 है मतलब कि नो कनेक्शन, एक तरह से कि मॉक का मार्क्स जो है टेस्टनेट स्कोर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ाता। और अगर निगेटिव है तो मतलब क्या हुआ, उल्टा निगेटिवली रिलेटेड है कि अगर आप मॉक में ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो टेस्टनेट में कम स्कोर होगा। तो अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि मेरा मॉक कैसा है, वो कितना कैसे फाइनल टेस्टनेट से स्कोर से कैसे वो रिलेट हो रहा है, तो ये रिलेशन के लिए हम कोवेरिएंस यूज करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन्फिनिटी जो है वो डिफाइंड नहीं है। कभी कभी कुछ 500 नंबर भी इन्फिनिटी का काम कर सकता है। मतलब डेटा अगर छोटे छोटे डेटा है और 10-12 डेटा है तो इन्फिनिटी छोटी वैल्यू ही हो जाएगी, मतलब उससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि इसका कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा ना जब भी आप निकालोगे इसको, तो इन्फिनिटी तो नहीं ही आ जाएगा। इन्फिनिटी कहने मतलब कि वो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है, डिपेंड्स ऑन डेटा। तो इस समस्या से बचने के लिए लोगों ने एक छोटा सा काम और किया, which I am telling you, they divided covariance, covariance तुम्हें समझ में आ ही गया अभी क्या है, covariance by standard deviation of x and y। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें पहले ही बता चुका हूं मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन भी तुम देख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा नहीं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, अल्फा है ना, ये ऐसे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन है, ठीक है। तो कोवेरिएंस को दोनों के ही स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू जो है -1 से लेकर 0 होते हुए 1 के बीच में, +1 के बीच में लाई कर जाएगी। और ये जो एक वैल्यू क्वेश्चन है, आएगा, क्या, एक क्वेश्चन है हाँ बताओ। सर, ये जो कोवेरिएंस हम बोल रहे हैं उसका मतलब कोरिलेशन ही होता है ना? नहीं, अब जो वैल्यू आएगा ना इसको हम बोलेंगे कोरिलेशन, अच्छा, ठीक। ठीक है। तो कोवेरिएंस को अब कभी कभी ऐसे जीके में मतलब जनरली पूछ सकता है, या कभी आप साइकोलॉजी के हो या ऐसे सब्जेक्ट रखे हो जिसमें रिसर्च पढ़ना था और पढ़ना है तो पूछ सकता है कि व्हाट इज कोरिलेशन। तो आप इसको इसी स्टोरी की तरह बता सकते हो। अगर एक चीज ऐसा बता देते हो ना तो इंटरव्यू वगैरह में कोई छाटता नहीं है तुम्हें, इतना डिटेल में अगर किसी को कुछ बता दो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो इसकी वैल्यू जो होगी, अब तो तुम्हें ये पता चल गया कि कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई इज योर कोरिलेशन, ठीक है। अब तुम्हें बताना क्या है, अब एक बात और यहाँ पे समझना है कि जो वैल्यू हमारा -1 से लेके +1 के बीच में आया, तो वही जैसा कोवेरिएंस था वैसा ही यहाँ पे भी है। बस एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा तुम्हें पता चल जाएगा, ये इस साइड में 0 से ऊपर वैल्यू है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और 0 से कम है तो नेगेटिवली कोरिलेटेड। 0 है तो उसको हम बोलते हैं, एक टर्म देते हैं केओस, मतलब कोई आपस में इनका वो नहीं है। यहाँ पे जो अगर +1 की वैल्यू आ जाए दैट मीन्स लीनियर है। लीनियर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये x है और ये y है तो x बढ़ेगा तो y बिल्कुल लीनियर बढ़ेगा। और अगर -1 आ गया तो बिल्कुल लीनियर, मतलब अगर x है और y है तो x बढ़ेगा तो y घटेगा। तो इस तरह का रहेगा। और बीच वाला जैसे मान लो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो लीनियर नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि डेटा ना ऐसे 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 कुछ ऊपर ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि जितना x बढ़े उतना ही y बढ़ेगा प्रोपोर्शनली, बट ऊपर जरूर जाएगा। और नेगेटिवली कोरिलेटेड है और लीनियर नहीं है, मतलब क्या हुआ कि x जब छोटा है तो y बड़ा होगा और वो धीरे धीरे डेटा पूरा नीचे आता जाएगा। तो अब समझ गए क्या होता है निगेटिवली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, लीनियर, और ये सर भी मेरा एक लीनियर। क्वेश्चन था
हाँ बोलो। सर कोरिलेशन में ये भी तो कह सकते हैं, मतलब कोवेरिएंस और कोरिलेशन में, कोरिलेशन में डिग्री ऑफ वो भी तो पता चलता है कि उनका एग्जैक्टली न्यूमेरिकली कितना कोरिलेशन है। नहीं वो वही तो बता रहा हूँ ना, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है तुम्हारा, समझे, -1 से +1 के बीच में, इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इस कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को ही तो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो मैंने तुम्हें यहाँ बताया। तो सर मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी फिर हम उसे वो कह देंगे कि ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, वो कोवेरिएंस में हमें नहीं पता चलता। वो वेरिएंस में पता चलता है, बट वो ना वैल्यू हमें समझ नहीं आता कि किस वैल्यू को ज्यादा पॉजिटिव माने और कम पॉजिटिव माने। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए है। हाँ, ये एक लास्ट वाले भी प्रॉब्लम होता है, जो इन्फिनिटी किसको माने, क्योंकि इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं। जब भी आप कोवेरिएंस निकालोगे इस फार्मूला से, यू विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू, है कि नहीं? तुम यस। अगर, हाँ, तो देयर इज नो इन्फिनिटी एट ऑल। तो अब हम किस किस वैल्यू को माने कि ये लीनियर होगा? नहीं है ना हमारे पास कोई वैल्यू। तो सर अगर 0.70 के ऊपर होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। हाँ, वो तो जैसे जैसे वैल्यू +1 के क्लोज आते जाती है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। हम्म। 1 मिनट जरा सा होल्ड करो। हाँ बताओ। तो जैसे जैसे वैल्यू +1 की तरफ बढ़ते जाती है, उनके कोरिलेशन स्ट्रांग होते जाते हैं, और जैसे जैसे माइनस होता है तो निगेटिव कोरिलेशन स्ट्रांग होते जाता है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे समझो, कि अगर जो +1 के पास है, जैसे इधर है, तो थोड़ा लीनियर सा दिखेगा, मतलब डेटा जो है बहुत क्लोज 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 ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और अगर 0 से के क्लोज है तो ये जाएगा ऊपर ही, लेकिन बहुत फैला हुआ। कब समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके कि जा तो रहा है ऊपर, बट लीनियर नहीं है। समझ में आया? Yes, हाँ sir. यस सर। दैट, तो मतलब तुमको ये बस स्टोरी की तरह ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा, जब दो डेटा हो, जैसे अब कोरिलेशन तो स्टैब्लिश हो गया, तो कई बार क्या होता है कि x और y में हाईली कोरिलेटेड है। इफ x एंड y, अभी हम कोरिलेटेड है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आर हाईली कोरिलेटेड, मान लो कि ऐसा कोई सिचुएशन है, बट नॉट लीनियर। ठीक है, मतलब आपका कुछ केस ऐसा है कि ये आपका x है इधर नीचे में और ये y है, और डेटा जो है ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, मतलब देखो श्रिंक्ड है, इट इज नॉट स्प्रेडेड, तो थोड़ा कोरिलेटेड ज्यादा है। तो इसमें अब बात आती है कि कैन वी कंसिडर, जैसे लाइन होता तो आप कैसे लिखते हो, लाइन के लिए एक इक्वेशन बन जाता है हमारे पास, y = mx + c, है ना, कि जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की बढ़ती जाएगी इसी इसी इक्वेशन के हिसाब से। तो अब बात होती है कि अब इसमें हम मान लो कि इस x पे y की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो हम को एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होगा। तो मान लो कि इसके बीच में हम ऐसा भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, थोड़ा ऐसा भी कर सकते थे, थोड़ा ऐसा भी कर सकते थे, मतलब लाइन तो हम कोई भी ले सकते थे, एंड ऑल दीज लाइंस आर डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं गेस करके एक लाइन ड्रॉ करूं कि इस लाइन पे मान लेते हैं, तो ये लाइन डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा लाइन बेस्ट फिट होगा, कौन सा लाइन जो है बेस्ट फिट होगा, ये अगर आपको पता करना हो तो इसके लिए हम करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ये बात समझ में आई तुम लोगों को?
सो बेसिकली कितना लीनियर है उसके लिए हम रिग्रेशन हाँ, यूज मतलब करते इनमें से कौन सा लाइन, नहीं कितना लीनियर नहीं है, कौन हैं। सा हाँ, लाइन को बेस्ट फिट। बेस्ट फिट लाइन कौन सा है, उसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। और इट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ जिसमें सम ऑफ स्क्वायर एरर सबसे कम हो। जैसे जैसे मान लो कि एक लाइन, हम पहले कोई एक लाइन, बाकी सारे लाइन हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। और एक लाइन पे अगर हम बात करें कि एरर क्या होता है, तो जैसे अगर हम कोई भी डेटा ले तो उसका परपेंडिकुलर डिफरेंस लेंगे कि कितना डिफरेंस है लाइन से, ये सब एरर कहलाता है। जितना डिफरेंस है ना, ये लाइन पे नहीं है, ये सारा जो अगर डिफरेंस है। मदर डेयरी का दही मिले तो ले आना। मदर डेयरी कौन है यहाँ पे मदर डेयरी का दही नहीं मिलेगा? अमूल वाला मिले नोट तो करो नहीं? अपने आप को। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ये सारा जो डिफरेंस है, यहाँ पे डेटा था, यहाँ पे डेटा था, यहाँ पे डेटा था, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, ये सब डेटा है। एंड यू आर टेकिंग दिस लाइन, कि इस लाइन को हमें चेक करना है, या ऐसे कई सारे लाइन को चेक करना। तो ये जितने एरर है ना, इन सब का स्क्वायर कर लो और जोड़ दो। इसको, इस टर्म को क्या लेंगे, एरर, इसको बोलेंगे एरर, और सारे एरर का स्क्वायर कर देंगे तो उसको बोलेंगे सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर्स। बिल्कुल इसी वर्ड में ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बेस्ट फिट लाइन है, तो जिसकी सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर जो है वो लीस्ट हो, लीस्ट हो। सो रिग्रेशन लाइन और बेस्ट फिट लाइन वो लाइन होगा जिसका सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर जो है वो लीस्ट हो। अब तुम बोलोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, आप सारे लाइंस नहीं ड्रॉ करोगे, बट स्टैटिस्टिक्स हैज मेड अ फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट। तो अगर हम इसको ऐसे बोल दें कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये अगर स्टैंडर्ड लाइन का फॉर्मूला अगर ले, तो स्टैट्स की किताब में जाओगे तो a निकालने का भी फॉर्मूला होगा और b निकालने का भी फॉर्मूला होगा, इफ यू हैव x एंड y डेटा डिफरेंटली। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि रिग्रेशन लाइन कौन सी होती है, वो बेस्ट फिट लाइन होती है। और उसको हम कैसे निकालते हैं, या वो उस लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उस लाइन की प्रॉपर्टी है कि इट कैन विजुअलाइज ऑल द लाइंस, बट सम ऑफ स्क्वायर एरर, ऑल स्क्वायर एरर्स, मतलब सम ऑफ स्क्वायर एरर्स जो है जिसका लीस्ट हो, वो आपका बेस्ट फिट लाइन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। बोलो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द, वो लास्ट पार्ट है ये, थोड़ा बहुत टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ऐसे पूछेगा नहीं, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ ले। चलो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा एक दो टेस्ट के टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। सर ड्राइव पे भी शीट डली हुई है ना, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चंस डिस्कस करने हो। नहीं, उसको सॉल्व कर लो, फिर डाउट की क्लास रखेंगे, फिर डिस्कस कर लेना। ओके ओके। ठीक है, फिर तो कोई जो बताओ। जो ग्राफ में मीन मीडियन मोड का जो स्क्यूनेस आता है वो एक्सप्लेन कर सकते हो? मीन मीडियन मोड का स्क्यूनेस नहीं आता है, जैसे मैं वही बता रहा था कि जैसे आप सारे डेटा को, अगर आप जैसे मान लो सिंगल डेटा पे आते हैं फिर से, जैसे एक्स है, तो एक्स की कई सारी, आ जाइए दीदी, एक्स की कई सारी वैल्यू तुमने यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी चीज आप स्टडी करो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, x1 x2 x3 ऐसे करके। अब ये सारी वैल्यूज को आप अगर एक ग्राफ पे वो करो, ड्रॉ करो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर वैल्यू हो गई, इधर आपका वो आ गया, ये x है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी हो गया और इधर एक्स हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने ऐसे लिखा, नंबर है 5 5 6 10 ऐसे करके कुछ है, तो कितनी बार 5 रिपीट हो रहा है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो you'll फाइंड कि मोस्ट ऑफ द केस में जो डेटा है वो बेल कर्व फॉलो करता है। ऐसे कर्व अगर बनता है इस तरह का, तो इसको हम बेल कर्व बोलते हैं।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो। बेल कर्व। हाँ, और क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को। हाँ, गॉसियन कर्व भी बोलते हैं इसको, और इसको नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन जनरल ऐसा होता है कि यूनिवर्स में किसी भी इंडिपेंडेंट और रैंडम डेटा का अगर हम ऐसा कर्व बनाए तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही मिलेगा। बट कई केसेस में थोड़ी बहुत बायसनेस की वजह से या किसी तरह के डिस्टर्ब की वजह से ये कभी कभी एक साइड में स्क्यूड हो जाता है, कभी लेफ्ट साइड में स्क्यूड हो जाएगा और इसको कभी कभी राइट साइड में स्क्यूड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूड कर्व, ठीक है। और इसकी स्क्यूडनेस की मेजरमेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं, किसी को नाम याद है क्या? और एक ये भी है कि डेटा जो है कभी कभी क्या होता है, बहुत क्लोज टू द लिमिट्स होते हैं, मतलब उसके लिमिट्स बहुत क्लोज होते हैं। तो कभी कभी डेटा आपको बहुत ऐसा पतला सा मिलेगा और कभी कभी आपका कर्व जो होगा बहुत फैला हुआ होगा। तो इसके कितना पतला और कितना फैला है, इसकी मेजरमेंट को हम कर्टोसिस कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि पूछे ही। तो अब बात आती है मतलब जैसे मान लो कि अगर हम ऐसा देखें कि जैसे मान लो कि एक डेटा लेते हैं, एक्स जो कि है, लेट्स से कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ मयूर विहार, इसके सारे लोगों की मंथली इनकम का डेटा लेते हैं। तो वो 0 से लेके इट कैन बी 10 लाख, 15 लाख पर मंथ और 20 लाख पर मंथ, कोई भी एक रेंज तक जाता है। और जब उसका एवरेज निकालोगे तो लेट्स से इट कम्स एज 8 लाख पर मंथ, नहीं सॉरी 8 कह रहे हैं, 80,000 पर मंथ के आसपास या 40,000 पर मंथ के आसपास आता है, विच इज अगेन बिग फिगर। इंडिया में इतनी अमीरी नहीं है, बट चलो हम मान के चलते हैं। तो ऐसा करके आपका कर्व आया और ये वाला वैल्यू जिस पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये आपका 40,000 है, और इधर आपका 0, और इधर ये कर्व जो है कभी इस पे सटता नहीं है, ये याद रखना। मतलब कभी कभी इसमें भी वैलिड कर्व कौन सा है ऐसा भी कई बार पूछता है। दिस कर्व नेवर गेट टू टच दिस एक्स एक्सिस। तो मान लो कि किसी की सैलरी 50,000 है, तो हर वैल्यू का एक जेड वैल्यू होता है। मतलब अगर इस डेटा पे देखे तो हर का एक जेड स्कोर होता है। तो अब कभी अगर तुमसे पूछे कोई जेड स्कोर क्या है, तो जेड स्कोर ऐसे बोलोगे, अगर जेड स्कोर मतलब एनी वैल्यू जैसे 50,000 या 55,000 का जेड स्कोर क्या है या 20,000 का जेड स्क्वायर क्या है, तो इसको जेड स्क्वायर को वर्ड में डिफाइन करने के लिए ऐसे बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम मीन। तो अब तुम बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने बताया नहीं, तो चलो मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो कि 10 का है, 10,000 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मैंने तुमसे 50,000 का जेड स्कोर पूछा था। तो कितना होगा जेड स्कोर 50,000 का, बताओ। अगर 10,000 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन हो गया 40,000, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 10,000, तो 50,000 40,000 से कितना दूर है बताओ, जल्दी बताओ। 10,000। और वो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक। तो वो हाँ, 1 बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन आ 50,000 गया। का जेड स्कोर जो है 1 है। तो इसको फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो जिस भी वैल्यू जैसे एक्स आई मैंने लिख दिया कि इसकी हमें जेड स्कोर निकालनी है, ऐसे बोलेंगे जेड स्कोर ऑफ
एक्स आई, तो इसकी वैल्यू जेड इसको निकालनी है माइनस एक्स बार, मतलब एवरेज वैल्यू से कितना दूर है उसके लिए माइनस करेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका जेड स्कोर होता है। एनीवे तुमको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये ध्यान रहे तो अच्छा है। अब एक चीज और तुम्हें बता दें इसमें, इसको तो बोलते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दो तीन चीजें और बता देता हूँ, शायद तुम्हें मतलब एक चीज और बता देता हूँ जो शायद तुम्हें पूछ दे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? जैसे किसी इवेंट के दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, जैसे तुम क्वाइन टॉस करते हो तो हेड या टेल आता है, एग्जाम देते हो तो पास या फेल होता है। तो जैसे मान लो कि तुमने क्वाइन को 100 बार टॉस किया, तो ऐसा हो सकता है कि हेड जो है वो 100 बार भी आ जाए, 99 बार भी आ जाए, 98 बार भी आ जाए, ऐसे करके 50 बार में आ जाए, और 0 टाइम्स भी है, मान लो हेड केवल। लेकिन तुम बोलोगे ना कि 100 बार टॉस करेंगे तो सर हो सकता है 50 टाइम्स या इक्वल इक्वल, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी केस हो सकता है कि लगातार 100 टाइम्स हेड ही आ जाए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो अगर हम इस सब की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिख दें, जाहिर सी बात है इन सब का सम कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 टाइम्स हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 90 टाइम्स हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 98 टाइम्स हेड, ऐसे करके अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो कितना आ जाएगा मेरा? 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। यस सर। बस तुम्हें ये याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिख दें और उसका ग्राफ बना दें मान लो, तो जाहिर सी बात है 50 वाले पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। इस ग्राफ को हम बोलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस ग्राफ भी नहीं, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, बोलो। राइस बना दिया? तो हाँ, एक सेकंड।